Okay, so hello student, welcome everyone to this beautiful Kings Academy. It's me आदर्श पटेल. मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बायो पार्ट 2 चैप्टर 6 यूनिट नंबर 6 एनसीईआरटी का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कैंसर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है एड्स के बारे में, जो कि एक वायरल डिसऑर्डर, मतलब हमने पूरा वायरल डिसऑर्डर और बैक्टीरियल डिसऑर्डर और इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया है। और हम आज पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट कैंसर के बारे में। कैंसर एनसीईआरटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक बोल सकते हैं इस चैप्टर का, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पूछे जाते हैं मलेरिया लाइफ साइकिल के बारे में, जो हम आगे प्रोटोजोन वाले में पढ़ने वाले हैं, और हमारा HIV, ओके, और कैंसर। ये अपने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, और आगे हम इम्यूनिटी वगैरह देखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें। पर आज के लेक्चर का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कैंसर। आइए देखते हैं हम कैंसर के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैंसर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो देखिए, हमने पहले डिजीज का 2 कैटेगरी पढ़ा है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, सॉरी इनेट और अक्वायर्ड हमने पढ़ा हुआ है। आज हम डिजीज का एक और कैटेगरी पढ़ रहे हैं। डिजीज 2 तरीके का होता है, इन्फेक्शियस, ये हम पहले से ही जानते हैं, इन्फेक्शियस, और दूसरा डिजीज का कैटेगरी होता है नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस, ठीक। तो देखिए इन्फेक्शियस कौन सा और नॉन इन्फेक्शियस कौन सा, जो कि टचेबिलिटी से होता है, ठीक है, जो किसी पर्सन को टच कर देने से या फिर आइटम शेयरिंग की वजह से हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, ठीक है। और ये नॉन इन्फेक्शियस को क्या हो जाता है, जो टचेबिलिटी से नहीं हो रहा है, टच से होता है, और ये टचेबिलिटी से नहीं होता है। तो एक कैटेगरी हो गया डिसऑर्डर का। तो देखिए अभी तक हमने लगभग जितने डिसऑर्डर पढ़े हैं, सारे के सारे अपने कैसे डिसऑर्डर हुआ करते हैं, टचेबिलिटी, मतलब आइटम शेयरिंग से वो डिसऑर्डर स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। और हमने देखा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम क्या कर रहे हैं, जो अपना डिसऑर्डर का स्प्रेड का मैकेनिज्म हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, वही हम बेसिक प्रिवेंटेशन का प्रिंसिपल पढ़ रहे थे। अब इस कैंसर में देखिए क्या है, कैंसर को हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। देखिए बच्चों, क्या होता है हमारी सोसाइटी में एक बहुत सारे मिसकंसेप्शन होता है। जिस आदमी को कैंसर होता है तो ज़्यादातर पीपल क्या होते हैं, उनसे दूर भागते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि कैंसर भी एक इन्फेक्शियस डिसऑर्डर होता है, लेकिन बीइंग अ बायो स्टूडेंट यू गाइस ऐसा नहीं करेंगे। ये नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर होता है, क्योंकि बायो पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में आप डॉक्टर बनने वाले हैं, है ना, और कहीं ना कहीं आप मेडिकल फील्ड से एसोसिएटेड होने वाले हैं, तो आपको कोई भी मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में नहीं रखनी है। तो देखिए कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है, लेकिन बेटा याद रखिएगा, कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है, लेकिन ये मोस्ट लीथल डिसऑर्डर है। मोस्ट लीथल मतलब, मोस्ट लीथल का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादातर जो मौतें होती हैं वो कैंसर की वजह से हो रही हैं। आप सब जानते हैं कैंसर एक मैटर ऑफ कंसर्न बन चुका है इस ग्लोब का, है ना। तो कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है और मोस्ट लेथल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता हुआ है, ठीक है। देखिए एक कैंसर का मैकेनिज्म, जैसे हमने एड्स का मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, ऐसे ही हम कैंसर का मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि आखिर में कैंसर हो क्यों जाता है किसी पर्सन को, इसके पीछे का कॉज क्या है, हम इससे बचे कैसे, कैंसर से बचे कैसे, है ना। एक मैटर ऑफ कंसर्न बना हुआ है। तो आइए इसका हम कुछ बेसिक मैकेनिज्म पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में आप देखेंगे कुछ छोटी छोटी लाइनों में इसका जिक्र किया हुआ, पर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में जाएंगे ताकि हमें एनसीईआरटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम देख रहे हैं कैंसर के बारे में। तो देखिए जब कोई भी अपनी बॉडी का जो नॉर्मल सेल है ना, जो नॉर्मल सेल है, इसके पास बेसिकली 3 तरीके के बेटा जीन हुआ करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल है, इसके पास 3 तरीके का जीन हुआ करता है, ठीक। पहला जीन के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये पहला जीन होता है, यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन। मैं नाम को थोड़ा ऐसे तोड़ करके इसलिए लिखता हूँ ताकि हमें समझाने में आसानी हो सके, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। और तीसरा जो है
ये होता है एपोप्टोटिक जीन, एपोप्टोटिक जीन। आइए यहाँ पे देखते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होता है? प्रोटो, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल सेल डिवीजन, जैसा कि नॉर्मल सेल डिवीजन का होता है माइटोसिस मियोसिस, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ये है प्रोटो ऑन्कोजीन। तो क्या बोल देंगे, ये प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्मल सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोलिए यहाँ पे नॉर्मल सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? प्रोटो ऑन्कोजीन। और दूसरा जीन जो है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द ट्यूमर फॉर्मेशन, प्रिवेंट द ट्यूमर फॉर्मेशन। मतलब अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी मास डिफरेंशिएशन होने लग रहा है, ट्यूमर की फॉर्मेशन की जस्ट टेंडेंसी बन रही है, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन बॉडी में तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और ट्यूमर फॉर्मेशन को सप्रेस कर देता है। तीसरा होता है एपोप्टोटिक जीन, ठीक है। एपोप्टोटिक जीन जो होता है ये बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। देखिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल डेथ ऑफ सेल। ये हेल्प करता है किसमें? नेचुरल सेल डेथ में। नेचुरल सेल डेथ का मतलब समझिएगा, नेचुरल सेल डेथ मतलब हो गया कि जैसे कोई सेल का लाइफ स्पेन जस्ट बढ़ दो कंप्लीट होने वाला है तो उसका नेचुरल डेथ कराना होगा, तो नेचुरल सेल डेथ में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए बॉडी का ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बॉडी का ट्यूमर सप्रेसर जीन किसी कारण की वजह से सप्रेस हुआ, एक्टिवेट नहीं हो पाया, तो क्या होने लगेगा? एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नॉर्मल सेल डिवीजन, अगर मान लीजिए यही जीन खराब हो गया जो नॉर्मल सेल डिवीजन करा रहा है, अगर इसमें, अगर इस प्रोटो ऑन्कोजीन में मान लीजिए कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई, एबनॉर्मेलिटी आ गई, ठीक है, तो क्या होने लगेगा? एबनॉर्मेलिटी को हम मान लीजिए म्यूटेशन ही बोल दिए, तो एबनॉर्मेलिटी आ गई तो यहाँ पे हमारा सेल डिवीजन जो है, देखिए यहाँ पे सेल डिवीजन जो हो जाएगा फास्ट हो गया। अगर सेल डिवीजन अपना फास्ट हो गया, ठीक है, तो सेल डिवीजन इंक्रीज हो गया, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गया, मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन हो चुका है, ट्यूमर फॉर्मेशन। और इसी ट्यूमर फॉर्मेशन को क्या बोल रहे हैं? कैंसर, ठीक है, इसी ट्यूमर फॉर्मेशन को बोल रहे हैं कैंसर। तो ये होने लगेगा, ठीक। अगर मान लीजिए वही सेम चीज ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट नहीं हो पाया तो भी ट्यूमर बनने लगा, एपोप्टोटिक नेचुरल सेल डेथ होने रही है, सेल कॉन्स्टेंटली डिवीजन होने लग रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कैंसर। मतलब हम ये उम्मीद कर सकते हैं, हम इस पोजीशन पे स्टैंड हो चुके हैं कि हम कैंसर को डिफाइन कर सकें, ठीक है। कैंसर को कैसे डिफाइन करते हैं? एबनॉर्मल इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ सेल, ठीक है, एबनॉर्मल इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ सेल, इसको क्या बोलते हैं? कैंसर बोल देते हैं। और कब एक कंडीशन होगा एबनॉर्मल या फिर मास डिवीजन सेल का? कब? जब इन तीनों जीन में कोई म्यूटेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं म्यूटेशन इन दिस जीन, म्यूटेशन इन दिस 3 जीन results the ट्यूमर फॉर्मेशन, रिजल्ट दे ट्यूमर फॉर्मेशन। देखिए अगर इन तीनों जीन में कोई म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, तीनों में से किसी एक जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। और इसी ट्यूमर फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं, ठीक है। आइए हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं कंटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कंटेक्ट इनहिबिशन। तो बेसिकली कंटेक्ट इनहिबिशन जो होता है, ध्यान से इसको नोट करते चलिए और समझते चलिए। तो कंटेक्ट इनहिबिशन जो प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सेल की होती है, ठीक है, नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी होती है कंटेक्ट इनहिबिशन। तो देखिए यहाँ पे कंटेक्ट इनहिबिशन, कंटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है? कंटेक्ट इनहिबिशन एक नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मान लीजिए आप कंटेक्ट सुन रहे हैं,
ए सेल है और ये मान लीजिए बी सेल है, ठीक है। अगर इस सेल का मान लीजिए इसका ट्यूमर सप्रेसर जीन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, IN लिख दिए, इनएक्टिव हो गया, ठीक है। या फिर ये जो सेल है ये अपना सेल डिवीजन अच्छे से नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, ठीक है। तो ये वाला सेल क्या करता है, इसका ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसी जीन को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, एक्टिवेट कर देगा। अगर मान लीजिए ये वाला जो सेल है ना, ये सेल डिवीजन अपना फास्ट कर लिया है, तो ये वाला सेल, इसके जस्ट बगल वाला सेल इस वाले सेल के ट्यूमर सप्रेसर जीन को इनएक्टिवेट से एक्टिवेट कर देगा। और जैसे ही ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट होगा, सेल डिवीजन, इस सेल डिवीजन को क्या कर देगा, नॉर्मल कर देगा, है ना। तो ये आइडिया है कांटेक्ट इनहिबिशन का। इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए कांटेक्ट इनहिबिशन में लिखते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी नॉर्मल सेल, यहाँ पे लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी नॉर्मल सेल, प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल टू prevent the adjacent cell for the tumor formation by activating its ट्यूमर सप्रेशर जीन। यहाँ पे देखिए कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है। कांटेक्ट इनहिबिशन होता है प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल टू प्रिवेंट द एडजेसेंट सेल फॉर द ट्यूमर फॉर्मेशन बाय एक्टिवेटिंग इट्स ट्यूमर सप्रेसर जीन। मतलब अगर बगल वाला सेल का ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है तो एडजेसेंट सेल उसका ट्यूमर सप्रेसर एक्टिवेट कर देगा, ठीक। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप और लिखिएगा, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पे कि जो कैंसर सेल होते हैं, कैंसर सेल लैक द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी। कैंसर सेल जो होता है वो लैक कर जाते हैं इस कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी से। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। कैंसर सेल के पास अगर कोई सेल कैंसरस है तो वो अपना कांटेक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी लॉस कर चुका है, मतलब उसका ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन बढ़ गया। सेल डिवीजन बढ़ा तो मतलब क्या, सेल का नंबर बढ़ गया। सेल का नंबर बढ़ गया मतलब वहाँ पे ट्यूमर बनने लगा, और ट्यूमर बनने के लिए क्या बोल रहा है, कैंसर बोल रहा है, ठीक है। तो अब हम जैसे बार बार नाम दे रहे हैं ट्यूमर, आइए हम देखते हैं ट्यूमर बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ट्यूमर, जैसे ट्यूमर में देखिए क्या होता है, ट्यूमर दो तरीके का होता है, ठीक है। ट्यूमर को हम बोल सकते हैं मतलब कि सेल का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये जो ट्यूमर है बेसिकली इसको बोल रहे हैं मास डिफरेंशिएशन। यहाँ पे इसको आप सही से लिखिए, इसको बोलेंगे हम मास डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। यही है ट्यूमर, मास डिफरेंशिएशन ऑफ सेल ट्यूमर है। ये ट्यूमर दो तरीके का होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, और जो दूसरा होता है ये होता है अपना मेलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर और एक होता है अपना मेलिग्नेंट ट्यूमर। यहाँ पे देखिए मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बेनाइन ट्यूमर को। बेनाइन ट्यूमर का मतलब ये हो गया कि जो जहाँ एक जगह पे ट्यूमर है और वो वहीं पे ही रहेगा, ठीक है। तो बेनाइन में मतलब लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ है वहीं है। यहाँ पे इसको थोड़ा हिंदी में लिखते हैं, जहाँ है वहीं है,
या फिर इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं नॉट स्प्रेड। नॉट स्प्रेड मतलब एक जगह पे जहाँ पे बना हुआ है वहीं पे रहेगा, वही स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। और मेलिग्नेंट देखिएगा, मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है इसको आप ऐसे हिंदी में लिखिए ज़्यादा समझ में आएगा। एक जगह, इसको बोल सकते हैं एक जगह सब सब जगह, एक जगह सब जगह। इसका मतलब क्या, इसके पास स्प्रेडिंग की प्रॉपर्टी है। स्प्रेडिंग मतलब कि इसके पास फैलने की प्रॉपर्टी, एक जगह पे हुआ तो ब्लड वेसल्स में जाएगा और ब्लड जहाँ जहाँ पे जाएगा अलग अलग बॉडी के साइड पे ये फैलते जाएगा, स्प्रेड होते जाएगा। तो ये स्प्रेडिंग होता है और ये नॉट स्प्रेडिंग होता है, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी स्प्रेडिंग वाली, ये जो इसकी स्प्रेडिंग वाली प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। इसको देखिए मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस इसकी स्प्रेडिंग वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लाइन लिखने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। मेलिग्नेंट इज द मोस्ट डेंजरस, क्या बोल रहे हैं, मेलिग्नेंट इज द मोस्ट डेंजरस एंड मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियरेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनी कैंसर सेल, ठीक है। मेलिग्नेंट इज द मोस्ट डेंजरस एंड मेटास्टेसिस इज मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी। चलिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं, मेलिग्नेंट इज द मोस्ट डेंजरस malignant is the most dangerous and metastasis is most feared property। ये जो लाइन मैंने लिखा है ये लाइन है एकदम एनसीईआरटी का, एग्जैक्ट एनसीईआरटी में लिखा है। मेलिग्नेंट इज द मोस्ट डेंजरस एंड मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियरेस्ट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या, मेलिग्नेंट ट्यूमर तो डेंजरस है, लेकिन अगर इसका मेटास्टेसिस होने लगा, ठीक है, अगर इसका मेटास्टेसिस होने लगा तो मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी हो चुकी है। एक जगह पे है दूसरे जगह जाएगा, दूसरे से तीसरे जगह, इस तरीके से बॉडी में अलग अलग साइट पे कैंसर होने लगेगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोला मेटास्टेसिस एक मोस्ट फियरेस्ट प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली यार आदमी डर जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं। आइए यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है। देखिए जो कैंसर का बेसिकली टाइप है इसको हम देखते हैं। देखिए कैंसर हो सकता है हमारे बोन में भी होता है, हमारे मेसोडर्मल टिश्यू में भी होता है। आपने सुना होगा किसी पर्सन को कि उसको ब्लड कैंसर हुआ है, किसी पर्सन को आपने सुना ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ कैंसर स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप ऑफ कैंसर में देखिएगा, इसमें हम पहला आपको पढ़ा रहे हैं, इसको हम ब्लड कैंसर पढ़ा रहे हैं आपको, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। इसको आप ब्रैकेट में से लिख सकते हैं ब्लड कैंसर, ठीक है। तो बेसिकली ल्यूकेमिया क्या होता है, ये ब्लड कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर क्या होता है, जब WBC का नंबर, क्या व्हाइट ब्लड सेल का नंबर बढ़ जाता है। देखिए जो WBC होता है इसका नॉर्मल जो रेंज होता है इसको हम मान लीजिए 60 to 80,000 बोलते हैं। जब ये नंबर मोर देन 95 या फिर 90 बोल दीजिए, 90,000 से जब ज़्यादा हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। इसको बोलने लगेंगे ल्यूकेमिया, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो होता है यहाँ पे, इसको देखिए, इसको बोल रहे हैं लिम्फोमा। क्या, लिम्फोमा। लिम्फोमा का मतलब देखिए यहाँ पे लिम्फ आ रहा है, मतलब ये हमारे लिम्फॉइड टिश्यू का कैंसर है। मतलब यहाँ पे लिम्फ नोड में हमारे ट्यूमर बनने लगेगा, लिम्फ नोड में हमारे ट्यूमर बनने लगेगा, ठीक है। या फिर हमारे जो लिम्फॉइड टिश्यू है, जो भी हमारे लिम्फॉइड टिश्यू है, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखिए सार्कोमा, और चौथा यहाँ पे लिख लीजिए आप कार्सिनोमा।
देखिए जो सार्कोमा होता है इसमें आप पहले ही याद रखिए, सार्कोमा जो होता है ये मोस्ट ऑफ द रेयरेस्ट होता है, मोस्ट रेयर है और ये क्या है ज़्यादातर पाया जाएगा, इसको बोलते हैं मोस्ट कॉमन। ठीक है, मोस्ट कॉमन। ठीक, तो मैंने दोनों इसलिए लिखा ताकि मैं आपको रिलेट करा सकूं। सार्कोमा मोस्ट रेयर और कार्सिकोमा मोस्ट कॉमन है। ठीक है, आप कभी कभी भूल जाता है सार्कोमा मोस्ट रेयर कार्सिकोमा, तो आप याद रखिएगा ऐसे, मैंने ऐसे याद रखा, सी सी यहाँ पे आ रहा है और मोस्ट कॉमन, सी से मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो सार्कोमा मोस्ट रेयर, कार्सिकोमा मोस्ट ऑफ द रेयर होता है। ठीक है, ये जो सार्कोमा होता है ये हमारे मेसोडर्मल टिश्यू का भी इसको कैंसर कह सकते हैं। ठीक है, इस मेसोडर्मल सार्कोमा में हम एग्जांपल देखिए जब लिख रहे हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये बोन कैंसर होता है। ठीक है, और कार्सिकोमा जो होता है ये हमारा इपिथेलियल टिश्यू का होता है। जैसे मेसोडर्मल तो इसको बोल देंगे ये होता है इपिथेलियल। आप ज़्यादातर जो कैंसर पढ़ देख रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर, ये सारे इसके एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ लिया ब्रेस्ट कैंसर, ये सारे इसी में आ जाएंगे। ठीक है, ये बोन का हो जाएगा, कार्टिलेज हो जाएगा, एक्सेट्रा। ठीक है, एडिपोज टिश्यू मतलब इसमें मेसोडर्मल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, इसमें ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, है ना, लंग कैंसर हो गया, सर्वाइकल, जितना दुनिया भर का आप कैंसर सुन रहा है इसमें आ जाएगा, एक्सेट्रा। तो 4 तरीके का कैंसर होता है, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, सार्कोमा, कार्सिकोमा। ठीक है, ऐसे इसको याद रखते हैं, मोस्ट कॉमन और मोस्ट रेयर, ये सारा कुछ करके हमको याद रखना होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, एक अपने पास एनसीईआरटी में डाटा देता है या फिर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इंडिया में कौन सा कैंसर मोस्ट कॉमन है और इस पूरी ग्लोब में कौन सा कैंसर कॉमन है। क्या बोलता है, इंडिया में कौन सा कैंसर कॉमन है और पूरे ग्लोब में। तो देखिए आप ऐसे जस्ट याद रख लीजिए, इंडिया में मेल में और फीमेल में और पूरे वर्ल्ड में मेल में और कहाँ पे फीमेल में। ठीक है, तो इंडिया में मेल में जो कॉमन है वो है ओरल कैंसर। क्या है, ओरल कैंसर। और वर्ल्ड में जब मेल में देखते हैं तो इसमें है प्रोस्टेट कैंसर। क्या है यहाँ पे, प्रोस्टेट कैंसर। इंडिया में क्या है, मेल कैंसर, सॉरी ओरल कैंसर। इंडिया में मेल में ओरल कैंसर, वर्ल्ड में मेल में प्रोस्टेट कैंसर। और उसके बाद यहाँ पे जब हम फीमेल में देखे हैं, फीमेल में है सर्वाइकल, फीमेल में हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर। और वर्ल्ड में फीमेल में हो जाएगा आपका ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, और ऑल ओवर द ग्लोब, ये यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ग्लोबली जो है जब बात करते हैं तो ग्लोबली हम बोलते हैं लंग कैंसर को। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लंग कैंसर को बोलते हैं। लंग कैंसर ज़्यादातर मोस्ट कॉमन है। लंग कैंसर क्यों कॉमन है, क्योंकि हम देख रहे हैं अपने आसपास ज़्यादातर लोग टोबैको पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्लोबली लंग कैंसर ज़्यादा है। ठीक, इसके बाद हम देख रहे हैं कॉज ऑफ कैंसर। तो ग्लोबली लंग कैंसर से ज़्यादातर डेथ हो रहा है। ठीक है, कॉज ऑफ कैंसर, कॉज ऑफ कैंसर में देखिए, कॉज ऑफ कैंसर में देखिए, कैंसर के कई सारे कॉज हो सकते हैं। ठीक है, कॉज ऑफ कैंसर की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक टर्म देख रहे हैं, कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन देखिए, कार्सिनोजेन क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्सिनोजेन। तो कार्सिनोजेन क्या होता है समझिए, एनी सब्सटेंसेस विच कॉज कैंसर, या फिर इसको बोलेंगे हम कैंसर कॉजिंग एजेंट। क्या है, कैंसर कॉजिंग एजेंट। इस कैंसर कॉजिंग एजेंट को बोलते हैं क्या, कार्सिनोजेन।
कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस, कोई भी एक ऐसा एजेंट जो कैंसर को कॉज कर रहा है, इसको बोलते हैं कार्सिनोजेन। ठीक, यहाँ पे देखिए ये जो हम कार्सिनोजेन कह रहे हैं, ये कार्सिनोजेन अलग अलग हो सकता है कार्सिनोजेन अपने पास रेडिएशन हो सकता है कार्सिनोजेन कोई केमिकल हो। ठीक है, तो रेडिएशन में जब बात करेंगे तो रेडिएशन में देखिए ये एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा दिया है और एग्जाम में पूछता है। ठीक, रेडिएशन इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन दो तरीके का होता है, एक तो होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा जो होता है ये होता है नन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन और नन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो देखिए नन आयोनाइजिंग रेडिएशन का आप एग्जांपल याद रखिए यूवी रेज, और बाकी आयोनाइजिंग रेडिएशन में जितना आप बेसिकली पढ़ रहे हैं एक्सरे वगैरह ये सब आ जाता है आयोनाइजिंग रेडिएशन में। तो नन आयोनाइजिंग रेडिएशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। नन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूवी रे, इसको एज इट इज याद रख लीजिए। ठीक, इसके बाद देखिए क्या होता है केमिकल। केमिकल में हम बोल सकते हैं 1,4-बेंजोपेरिमिडीन वगैरह, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब, और क्या निकोटीन बोल सकते हैं क्योंकि ये सब टोबैको में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, तीसरा देखिए फ्री रेडिकल के भी वजह से कैंसर हो सकता है। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ओवर हीटिंग ऑफ ऑयल, यहाँ पे हम इसको फोकस करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ओवर हीटिंग ऑफ कुक ऑयल, कुकिंग ऑयल यहाँ पे लिख सकते हैं, ओवर हीटिंग ऑफ कुकिंग ऑयल। जब कुकिंग ऑयल को बार बार हीट करते हैं, जैसे एक बार हीट किया फिर वापस इंटर्न हमने हीट किया, ठीक है, कई बार जब मल्टीपल टाइम हीट करेंगे तो फ्री रेडिकल बन जाता है और फ्री रेडिकल की वजह से भी क्या होने लगता है, कैंसर हो जाता है। और क्या, चौथा जो फैक्टर है वो है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के भी वजह से कैंसर होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ कैंसर के अपने पॉजिटिव एजेंट रहे जिसको कार्सिनोजेन बोल रहे हैं। इसके बाद देखिए कार्सिनोजेन के बाद इसका हम डिटेक्शन कैसे करते हैं, मतलब हम इसका पैथोलॉजिकल टेस्ट क्या है, इसका डिटेक्शन। तो पहला डिटेक्शन हम करते हैं, आपने नाम सुना है बायोप्सी। बायोप्सी या फिर इसी को हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। बायोप्सी या फिर इसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट इसमें क्या करते हैं, जहाँ पे कैंसर हुआ रहता है कैंसर टिश्यू का एक कट सेक्शन लेते हैं और उसको लैब में स्टडी करते हैं, उसके सेल्स मतलब बेसिकली उसके सेल डिवीजन की स्टडी करते हैं। ठीक, और वहाँ से हमें पता लग जाता है एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है तो वहाँ पे कैंसर है। दूसरा तरीका है अपने पास FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। बस आप इसका ये याद रखिए, टर्म याद रखिए, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बेसिकली ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तीसरा जो है CT स्कैन। CT स्कैन क्या करता है, 3D इमेज इंटरनल ऑर्गन का, 3D इमेज इंटरनल ऑर्गन का हमें फिल्म में देता है। ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। चौथा एक बोल सकते हैं MRI, MRI का मतलब हो गया मैग्नेटिक इमेजिंग रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म याद रखिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या करता है, मैग्नेटिक ये यूवी रे पे काम करता है। MRI में देखिए यूवी रे होता है और इससे क्या करता है, एक फिल्म बना करके देता है जिससे हमें पता चलता है कहाँ पे ट्यूमर, मतलब ट्यूमर का हमें एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की अगर बात करें, जैसे हमें डिटेक्शन हो गया, अब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट का बात करें तो ट्रीटमेंट पे देखिए, ट्रीटमेंट में आपने सुना होगा पर्सन का हम रेडियोथेरेपी करते हैं। रेडियोथेरेपी में आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, आयरन का हम आइसोटोप हम अलग अलग तरीके का आइसोटोप यूज करते हैं, जैसे कि आयोडीन 131 का आइसोटोप यूज कर सकते हैं, कोबाल्ट 660 आप केमिस्ट्री में देख रहे होंगे। ये सब आइसोटोप यूज करते हैं हम कुछ एलिमेंट के। ठीक है, और इससे हमारा रेडियोथेरेपी होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए
हम कीमोथेरेपी करते हैं। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, हम कुछ केमिकल देते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं वीनाब्लास्टिन, हम ये सब देते रहते हैं, ठीक है। तीसरा जो है अपना, ये है सर्जरी। सर्जरी क्या कर सकते हैं, लास्ट टू लास्ट जहाँ पे कैंसर हुआ है उस टिश्यू को कट करके निकाल दें, मतलब कैंसरस पार्ट को कट करके निकाल दें, सर्जरी है। अगर मान लीजिए इस तीनों चीज एक साथ करने लगे, रेडियोथेरेपी भी हम पर्सन को दे रहे हैं, कीमोथेरेपी भी दे रहे हैं और सर्जरी भी दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कॉकटेल मेथड। इसको बोलते हैं कॉकटेल मेथड। इसमें हम उस पेशेंट को तीनों दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कॉकटेल मेथड। ओके। और क्या, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे फोकस करिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इंटरफेरॉन जो होता है, क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कैंसरस सेल है, सी फॉर कैंसरस सेल। अगर कोई ये कैंसरस सेल है, ठीक है, जब इसको कैंसर हो जाता है तो अपने ये एडजेसेंट सेल को क्या कर देता है, यही इंटरफेरॉन निकाल देता है। बेसिकली इंटरफेरॉन क्या होता है, एक प्रोटीन है, ठीक है। इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है जो कैंसर सेल, इस सेल को इंटरफेरॉन अपना दे देगा, और इंटरफेरॉन जब इस सेल पे जाएगा, ठीक है, जब इंटरफेरॉन यहाँ पे चला जाएगा एडजेसेंट सेल पे, तो ये क्या कर देता है, इसको वायरस इन्फेक्शन से बचाएगा। मतलब फर्दर ये जो इंटरफेरॉन है इन्फेक्शन या फिर बोल सकते हैं कैंसर से प्रिवेंट करता है, कैंसर से प्रिवेंट करता है। तो ये सारा कुछ एक ओवरव्यू रहा कैंसर के बारे में, जो कि एनसीईआरटी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके पहले लेक्चर में हम सीक्वेंशियल वाइज अब देख रहे हैं कि हम सारा कुछ कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। वायरल, उसके बाद हमने कैंसर कवर किया, तो अगले आने वाले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पूरी की पूरी अपनी प्रोटोजोन डिजीज, एक सिंगल लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। ओके, थैंक यू।